जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी रसायन विज्ञान के आज हम चैप्टर की बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज ये मेरा तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास इसी के पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और भी उससे जो भी डिटेल प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और आप अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल इसमें लिया गया है और डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज के पहले प्रश्न को देखने के पहले हम थोड़ा सा कुछ इसके पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पॉइंट में हम सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर में होता क्या है। उसके बाद हम इसके सारे चीज़ों को हम हल करेंगे। यहाँ पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे इस प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसके कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको समझना है कि आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं हम इसकी बात करें एटम की, तो ये अलग अलग सेल में जो है वो बटा होता है, जो कि इसे एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग सेलों में बटा होता है। इन सेलों को अलग अलग नाम से भी आपको देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले इसे हम के सेल कहते हैं, इसको हम एल कहते हैं, इसे हम एम कहते हैं और इसे हम एन सेल कहते हैं। याद रखेंगे इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम सेल या तो फिर ऑर्बिट भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं। साथ ही साथ ये जैसे जैसे बढ़ता है ये एनर्जी लेवल भी इसका जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो इसमें और साथ ही साथ सेल के अलावा कई इसमें उप सेल भी होता है, यानी सब सेल होता है, उपकोष होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। इसको अगर नंबर से दर्शाया जाए तो इसको हम इस तरह से नंबर से भी दर्शा सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से आगे भी बढ़ता जाता है, इधर भी आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आगे इसका खोज होता है तो उसको भी धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको समझेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि सभी सेलों में किस सेल में जो है वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। और सब सेल को हम दर्शाते हैं किससे, एन से। सेल को हम दर्शाते हैं एन से। यहाँ पे एन अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं के, एल, एम और एन। ये हम सेल को दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर सब सेल को दिखाना होगा तो सब सेल को हम एल से डिनोट करते हैं, सब सेल को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले इस सेल में, तो इसमें सिर्फ एस होता है, इसमें एस और पी, इसमें एस पी डी, इसमें हो जाएगा एस पी डी और एफ। तो इस तरह से क्या कि पहला ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये छोटा कमरा है, तो इसमें रहने के लिए जो है वो कम जगह है, तो कम जगह में कम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे ये छोटा कमरा है जिसके कारण से यहाँ पे 1 लोग है। इससे थोड़ा सा जब बड़ा कमरा हुआ तो इसमें क्या है कि 2 लोग हैं, एस और पी। इससे थोड़ा सा बड़ा कमरा हुआ तो एस, पी और डी, ये 3 लोग हैं। जैसे जैसे कमरा बड़ा हुआ वहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। इस तरह से भी हम इन सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो उसी चीज़ को अब हम बात करते हैं सब सेल। सब सेल होता क्या है और उसके बारे में हम बात करते हैं, और उस सब सेल में कितने एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो रह सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात किया, एल से हम डिनोट करते हैं सब सेल को, जिसमें आता है एस, पी, डी और एफ। आगे भी इस तरह का इसका जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसका जो है वो खोज होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमको इतना ही काफ़ी है। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट जो रह सकते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो एस में अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 10 हो गया और इसमें 14। इसमें क्या करना है, आपको 4 जो है वो बढ़ाते जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 4 जो है वो सब में जोड़ता जाना है और आगे बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। यहाँ से कई बार सवाल आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा, और भी कई तरह से यहाँ से पूछा जाता है।
तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे में अगर लिखना चाहें कि इस सिंपल वे में अगर लिखना चाहें कि कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले जो इसमें हम इस तरह से जब हम बात किए थे तो यहाँ पे अलग अलग सबसे पहले जो था वो एस था, तो 1s, फिर उसके बाद आता है 2s, उसके बाद आता है 2p, फिर आता है थर्ड में जो आता है 3s, 3p, उसके बाद 3d, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 4s, 4p, फिर 4d, उसके बाद अगर बात करें फिर 4f के बारे में, 4 यहाँ पे f हो जाएगा, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, इस तरह से जो वो ये बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ से क्या है कि बहुत बार जब हम यहाँ से अगर कहीं डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख देंगे तो बहुत बार क्या होता है कि वो गलत हो जाता है, जिसके कारण से हमको क्या कि इसके लिए एक थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। एक इसका पूरे डिटेल से हम समझ लेंगे एक बार, और वहाँ से लिखने का तरीका जो है वो हमको हो सकता है कि कई लोगों को, आप सभी को पता भी होगा। लेकिन इसका लिखने का तरीका, जैसे अगर बात करें हम सोडियम, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक अगर बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 11 होता है। अगर 11 को हमको दिखाना है कि एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1s, और s में कितना होता है 2 होता है, 1s2। उसके बाद फिर आता है 2s, तो और s में कितना रह सकता है, हमने पहले बोला था कि s में 2 रह सकता है, s में 2 रह सकता है, फिर p में कितना रह सकता है 6, और d में 10, f में फिर हमने बोला था 14। तो इस तरह से इसमें s में 2 रह सकता है। फिर उसके बाद आता है 2s, तो 2s2। अब फिर आगे बात करेंगे, उसके बाद आता है 2p6, 2p, और p में कितना रहता है तो 6 रहता है। अब देखिए यहाँ जोड़ के देख सकते हैं, 2 यहाँ पे हो गया, 2 4 और 6 10 हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है 1, और उसके बाद आएगा कौन 3s, इसके बाद आएगा 3s, लेकिन हमारे पास s को चाहिए 2, लेकिन हमारे पास बचा हुआ कितना 1 बचा हुआ है, तो इसको लास्ट का हम 1 दे देंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन जब बड़ा आपको लिखना होगा, जब कोई बड़ा एटॉमिक नंबर को अगर कहीं उसको दिखाना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे ये गलती हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आसानी से फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को कि कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप नंबर वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लिख दें। उसके बाद फिर सबसे पहले हमने देखा था 1s, फिर यहाँ पे 2s, 2p, फिर यहाँ पे 3s, 3p और 3d। फिर उसके बाद अगर बात करें 4s, 4p, 4d और 4f, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 5 में हम भी लिख सकते हैं 5s, 5p, 5d और 5f। इस तरह से हम इसको दर्शाने के लिए आगे भी लिख सकते हैं 6s, 6p, इस तरह से आगे जो है वो बढ़ता जाता है। इसको दिखाने के लिए आप कुछ नहीं करें, ऐसे ये 2p, 3s इसको जो है वो जोड़ते जाएं, और एरो जो है वो हमेशा इस दिशा में होता है, इसको आप जोड़ करके इस तरह से निकाल सकते हैं। हमेशा एरो जो है वो आपको इधर दिखाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 1s1, फिर 2s, फिर यहाँ पे इस तरह से घूम जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाता है, फिर उसके बाद जो वो इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ से आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं 3s, 3p, 4s, फिर उसके बाद 4s के बाद फिर यहाँ पे आप आ जाते हैं 3d में, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद फिर आ जाएंगे आप 4d, 4d, 5p, इस तरह से जो वो दिखाते जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या कि हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम डिटेल से पूरा समझते हैं, और यहाँ से आप लिख सकते हैं सभी चीज़ों को, ताकि आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सारे प्रश्नों को, वहाँ से हम अच्छे से डिटेल से पूरा समझेंगे, आपको वहाँ से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो संभव नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो संभव नहीं हो सकता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 2d10 आ गया है, इसलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें तो 1s2 है, ये तो ठीक है क्योंकि s में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p5, तो 2 2 4 और 5 9। अगर 9 का हम लिखना चाहे, अगर कहीं मान लेते हैं फ्लोरीन का अगर हमको लिखना हो कि, तो फ्लोरीन का हम लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, उसके बाद होता है 2p,
2p होता है और p हम कितना मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, लेकिन 6 यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ नहीं है क्योंकि 2 और 2 4 हो चुका है। अब मेरे पास 5 ही बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 6 नहीं होगा। यहाँ पे 6 के जगह पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे 6 के जगह पे आपको जो वो आपको 5 लिखना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप फ्लोरीन का जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी आप सही दर्शा सकते हैं, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। यानी सोडियम का अगर आप लिखना चाहे तो सोडियम का आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो आप सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि इसमें बोला जा रहा है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको बताना है इनमें से जो है ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे पहले तो आप काउंट कर लें, 2 2 4 और 6 10। 10 हम जानते हैं कि पहले तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, तो नियॉन को हम लिख सकते हैं, नियॉन को तो हम लिख सकते हैं 10। और यहाँ पे सोडियम अगर कि एक प्लस यह साइन दिखा रहा है तो प्लस का अर्थ होता है एक दे देने के बाद। अगर मान लेते हैं मेरे पास 11 रुपया है, हमने 1 रुपया किसी को दे दिया, तो अब मेरे पास जो वो 10 रुपया बचा, तो मेरे पास भी अब जो है वो 10 ही के बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो हम दर्शा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नियॉन और सोडियम, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं, नियॉन और सोडियम जो है ये दोनों को 10 को हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल है कि परमाणु क्रमांक वाले जो 20 वाले परमाणु क्रमांक जिसका 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब सबसे पहले आपको जब भी एटॉमिक लिखना चाहे, परमाणु विन्यास लिखना चाहे, तो आप इस तरह से लिखना चाहे 2 8 8 18 18, इस तरह से आगे जो है वो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले आप जोड़ते जाएं, तो 2 और 8 10 10 8 18, उसके बाद बचता है 2। तो यानी 2 पहले तो लिख लिए, फिर आप 8 लिख लें, फिर आप 8 लिख लें, 2 8 10 और 8 18 हो गया। अब मेरे पास बचा कितना है, तो आप उसके बाद जितना बचा हुआ है वो लिख लें। तो 18 हो गया, अब मेरे पास बचा हुआ है 2। यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 2 8 8 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर पूछा जाए आपसे कि अगर कि एटॉमिक नंबर 17 वाले, मान लेते परमाणु क्रमांक किसी का 17 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो परमाणु क्रमांक जिसका 17 होगा उसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसको हम कैसे लिखना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम कैसे लिख करके दिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो 17 के बारे अगर बात करें कि एटॉमिक नंबर 17 का हम लिख रहे हैं, तो पहले तो 2 होगा, उसके बाद 8, 2 8 10 हो गया, उसके बाद फिर 8 होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है, 7 ही बचा हुआ है क्योंकि 10 हमने लिख चुका है। तो इसके बाद जो लिखेंगे वो 7 लिखेंगे। 2 8 10 और 7 17, यानी आपको जोड़ते जाना है, लेकिन लिखना है आपको यही क्रम में, 2 8 8 18 18, इस तरह के क्रम में ही आपको लिखना है। फिर आगे 32 इस तरह से बढ़ता जाता है, लेकिन आपको लिखना है इसी टाइप में। जो लास्ट में बचेगा या तो घट जाता है, अगर पूरा होने तक हो जाता है, उसके बाद अगर 1 2 जितना बचता है वो आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो धातु तत्व के लिए सही है। तो आप सभी को अभी हमने इसके पहले हमने बात किया, जो 20 एटॉमिक नंबर के बारे में बात किया, तो 20 जो वो धातु तत्व के अंतर्गत आता है, एटॉमिक नंबर 20। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से दिखा सकते हैं 13 को। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 8 8, कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप इस तरह से लिख लें, 2 8 18 18 32, इस तरह से आप लिख लें। उसके बाद आप देखिए 13 आपको लेना है, तो 2 हमने ले लिया, 2 8 हमने ले लिया, 2 8 10। अब मेरे पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो आप 3 लिख दें। यही जो वो आप इस तरह से आप दर्शा सकते हैं किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी चाहे आपका क्यों ना 118वां हो, 117वां हो या 90वां एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, सभी का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक संरचना के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 8 3। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो 52 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते इसमें अगला सवाल है
यहाँ पे हमने 2 सवाल को लिया है, तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो सोडियम आयन की सबसे पहले आपको समझना है कि सोडियम आयन या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना का सोडियम आयन की है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछा जा रहा है सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन की ऐसे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन यहाँ पे अगर कि सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कर लिखना चाहे तो 2 और 8 10 हो गया। उसके बाद बचता है आपका 1, ये सिंपल आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सिंपली दिखा सकते हैं कि 2 8 1 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। लेकिन अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की, आयन कहने का अर्थ है यहाँ पे जब एक इसको लेस कर देंगे, जब इसमें एक पॉजिटिव यानी एक इसको कोई दे देता है, उसके बाद कितना बचेगा, तो इसमें जो है वो 10 ही बचेगा, तो ये जो है वो 1 नहीं होगा। तो याद रखना, जब एक गेन करके ये कह सकते हैं कि जब एक दे देता है उसके बाद इसके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। जैसे इसके पहले हमने बात किया था सोडियम और नियॉन का, तो उस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद आगे अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज करने के लिए जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था नाभिक के बारे में, परमाणु के नाभिक के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। और साथ ही साथ उसके बाद कई लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया और अलग अलग खोज भी की गई। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जाए कि किसके प्रकीर्णन के अध्ययन से, किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके ही रदरफोर्ड ने जो वो नाभिक की खोज की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अल्फ़ा कणों के बौछार करके, अल्फ़ा कण को इसमें पास करके या प्रकीर्णन का अध्ययन करके ही नाभिक की खोज जो वो इसने किया था। जब इसमें देखा था कि एक गोल्ड फॉयल या स्वर्ण पत्र में जब अल्फ़ा कणों की बौछार की, तो कुछ कण ऐसे थे जो कि कह सकते हैं कि क्रॉस करके चले गए, कुछ वापस हो गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से क्या है कि इस तरह से अगर मान लो एक पेज है और यहाँ से जब अल्फ़ा कण की बौछार हुई तो कुछ कण तो रिटर्न हो गए, लेकिन कुछ कण ऐसे थे जो कि इस पेपर को पार करके और कह सकते हैं कि दूसरे तरफ चले गए। तो यहाँ से ही धीरे धीरे इन्होंने कुछ कंसेप्ट निकाला और धीरे धीरे इसके अध्ययन करके नाभिक के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। आगे चलते इसमें अगले सवाल की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ़ा कण, ऑप्शन ए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसका क्या होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है। यहाँ पे कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके बारे में सिद्धांत दिया है, उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, और कई अलग अलग स्टेटमेंट भी जारी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो किस पर आवेश के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किस पर आवेश के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है, दरअसल पॉजिट्रॉन की खोज जो वो एंडरसन के द्वारा किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो किसका एंटी पार्टिकल है, यानी प्रतिकण है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है वो है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पॉजिट्रॉन। अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल है कि सोडियम परमाणु के में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कोर इलेक्ट्रॉन, यानी अगर सोडियम परमाणु का अगर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें तो 2, 8 और 1, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन में अगर बात करें, यानी ये पूरा जितना आ रहा है, पूरा जितना आ रहा है, इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं। और साथ ही साथ ये जो बच गया, इसको भी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब आपसे कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर 20 बोला जाए तो 20 को हम लिखेंगे 2, 8,
8, उसके बाद फिर लिखते हैं 2। तो इसमें अगर कोर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 8 8, यानी ये जो है वो पूरा कर रहा है, तो इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन के रूप में मान सकते हैं। बाकी ये इसको हम अलग जगह रखते हैं, इसके बारे में भी हम आगे अगला क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। तो याद रखेंगे इसमें जो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो इसी के बारे में हमने बात किया था। इसके पहले हमने देखा था कि कोर इलेक्ट्रॉन की बात हमने किया था। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है आपसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 282 यानी 2 8 10 और 2 12, तो यहाँ पे अगर बात करें 12 का अगर कहें तो 2 8 और 2, तो यहाँ पे 2 और 8 ये तो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी जो ये 2 बच रहा है इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, जो ये दोनों जो पूरा कर रहा है, जो अपना सेल जो वो पूरा कर रहा है, इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं, और जो बच जाता है इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं। तो इसका 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 2। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं कि एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो हालांकि इसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं कि इसमें किसी भी परमाणु संख्या में अगर बात करें 19 प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो 19 प्रोटॉन अगर सपोज दैट कोई संख्या अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, और यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या 19 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 20 है, तो इसका परमाणु भार यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे परमाणु भार इसका क्या होगा, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु संख्या को हम घटा दें तो यहाँ से जो हमको निकलता है वो निकलता है न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉन हमको 20 पता है। अगर सपोज दैट हम बोलते हैं कि 4 में अगर हम 1 घटा दें तो हमको 3 मिलता है। 4 में अगर कहीं बोले कि अगर कहीं 3 घटा दें तो हमको, ये 4 में 1 घटा दे तो हमको 3 मिलता है। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 और 3 को अगर जोड़ दें तो भी हमको 4 मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर कहीं इसमें घटाने के, अगर इसमें हम 19 को घटाएंगे तो हमको 20 मिल रहा है, तो 19 और 20 जोड़ देंगे तो भी तो यहाँ पे ये मिलेगा। तो उस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 39। तो 39 इसका जो है वो कह सकते हैं कि सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 39। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 39। आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 19, यहाँ पे हमने लिख लिया 39। अब देखिए इस तरह से अगर निकालना चाहें, अगर 39 में हम 19 घटाएंगे, 39 में अगर 19 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 20 बचेगा। तो यही चीज़ हमको दिखाना था। या तो 19 और 20 को जोड़ करके हम ये निकाल सकते हैं, या तो अगर परमाणु भार दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इसमें ये घटा करके ये निकाल सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे 2 आपको देगा और तीसरा आपसे पूछा जाता है, तो इसे हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, या तो फिर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम इसी से दर्शाते हैं। इसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं या द्रव्यमान क्षति भी कहते हैं, जबकि इसे हम परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ये सभी नामों से भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे चलते हैं इसमें अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है कि अगर किसी तत्व की, मान लेते हैं तत्व ए है और इसकी परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हमने बात किया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो कितना होगा। क्या हमने बताया कि सबसे पहले आपने देखा था कि इसको लिखने के लिए 2 8 10 हो गया, बचा कितना 3, तो 3 इसको हम लिख दिए। तो जो ये पूरा कर रहा है इसे तो हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे तो हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं। तो 3 जो होगा वो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि 2 और 8 ये जो पूरा कर रहा है सेल को, इसे हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं। तो याद रखेंगे इसका जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, यानी आंसर डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि अस्थाई नाभिक हल्का जो ए जो अगर मान लेते हैं कि कोई एटॉमिक नंबर ए है, कोई एटम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम ए हमने लिया है जो कि 10 से, उसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है, तो उसके साथ कैसा कंडीशन होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है,
प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं या कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके बारे में हम सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये बताना क्या चाह रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो जैसे हम अगर कहीं सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने हीलियम का एग्जाम्पल लिया, तो हम जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है वो 4 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वो परमाणु संख्या जो होता है वो 2 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 4 होता है। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो न्यूट्रॉन भी इसका जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हम 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हो गया आपका प्रोटॉनों की संख्या और ये हो गया एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो अब यहाँ से क्या कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो लगभग बराबर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से लिथियम की अगर बात करें, अगर लिथियम की बात करें तो यहाँ 3 है, तो लगभग ये 6 के बराबर, लगभग जस्ट 2 गुना के 10 तक अगर कि कोई भी एटॉमिक नंबर कोई भी एटम ले लें 10 तक, तो 10 तक जितने भी है, चाहे वो लिथियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नियोन की बात करें, ये लगभग जो होता है वो सभी का जो परमाणु संख्या के जस्ट 2 गुना जो होता है वो परमाणु भार देखने को मिलता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में इस चीज़ को देखेंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर कहीं बात करें तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो वो लगभग समान होती है। चाहे 1 से लेकर 10 तक जितने भी अगर कोई भी तत्व को, अगर एलिमेंट को हम लेंगे और वहाँ से अगर कहीं हम इसको देखना चाहें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वहाँ पे लगभग आपको समान देखने को मिलेगा। जैसे हमने बात किया था हीलियम की, तो हीलियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे ऊपर में 4 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन 2 मिलेगा। उसी तरह से और भी जितने भी तत्व लेंगे, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें या नियोन की बात करें, ये सभी जब आप लेंगे, चाहे हाइड्रोजन की बात करें, हालांकि हाइड्रोजन में एकमात्र ऐसा एलिमेंट माना जाता है जो कि इसमें जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है, क्योंकि 1H1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, तो प्रोटियम में जो होता है वो न्यूट्रॉन 0 होता है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 0 होता है या न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि 2n स्क्वायर से अधिक जो है वो नहीं हो सकता है। 2n स्क्वायर से अधिक जो है वो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकता है। यह कह रहा है कि यदि कक्षा की संख्या n है, कक्षा की संख्या अगर n है, n व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना होगा, तो 2n स्क्वायर होगा। आप इसके पहले हमने बात किया था अलग अलग कक्षा k, l, m, n इस तरह से, और सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमने बात किया था कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, अधिकतम इतना रह सकता है, 14 तक रह सकता है। तो अगर कोई भी n, अगर किसी कक्षा की संख्या की अगर बात करें n से, अगर हम इसको डिनोट करें तो उसको पूरा लिखने के लिए अगर मैक्सिमम हम दर्शाना चाहें तो वो 2n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर सपोज दैट n की संख्या अगर हम 2 ले लें, n की संख्या अगर 2 ले लें तो उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 से 8 जो होगा। अगर इसका एटॉमिक अगर की संख्या, कक्षा की संख्या अगर दूसरा लें तो उसमें 8 जो वो अधिकतम हो सकता है। इस तरह से भी हमने देखा था कि पहला में जो होता है वो 2 होता है, पहला में जो होता है वो 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8, फिर 18, फिर 18। इस तरह से हमने आगे दर्शाया भी था। इस तरह से जो होता है वो कक्षा के अनुसार से जो है वो एटम रहते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, यह सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया था, कि इसमें से किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यानी आपने इस तरह से कई बार आपने देखा होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। ये अलग अलग कक्षा जो है वो पहली कक्षा जब तक ये पूरा फूल नहीं करता तब तक ये दूसरी कक्षा में नहीं जाता। तो पहले कक्षा को जो है वो पूरा फूल करेगा, उसके बाद ये दूसरी कक्षा में जाता है।
तो इसके सिद्धांत के बारे में जो वो सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हुंड ने इसके बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हुंड का नियम है। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत यह किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हाइजेनबर्ग के द्वारा। हाइजेनबर्ग ने ही अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो दिया था। तो कई बार आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हाइजेनबर्ग के द्वारा। अगला सवाल है कि नाभिक की खोज में ने किन कणों की सहायता से की थी? अगर नाभिक की खोज जो किया गया था वो किस कण की सहायता से किया गया था? तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने जो है वो अल्फा कणों की बौछार करके ही जो है वो नाभिक के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अल्फा कण। अल्फा कण की बौछार करके ही रदरफोर्ड ने जो है वो नाभिक के बारे में या नाभिक का कंसेप्ट जो दिया था वो इसी के बाद दिया था। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा मिलिकन के द्वारा। मिलिकन ने ही सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है वो की थी। तो मिलिकन के द्वारा खोज किया गया था आवेश की। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो जे थॉमसन ने किया था। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज अगर बात करें तो जे थॉमसन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की अगर बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले मिलिकन के द्वारा बताया गया था। वहीं अगर बात करें रदरफोर्ड और कई बार आपको कई जगह पे रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन इसने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की अगर बात करें तो या तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। वहीं अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन की खोज जो वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह कण कौन सा है? तो वह कण बताना है जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह कण कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मेसोन कण। मेसोन कण के बारे में बताया जाता है कि यह ऐसा कण है जो न्यूक्लियन को बांधे रखने की क्षमता जो वो रखता है और यह कार्य करने में यह सक्षम है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मेसोन। बता दें कि मेसोन कण इसकी खोज जो है वो युकावा के द्वारा किया गया था। युकावा के द्वारा जो है वो मेसोन की खोज किया गया था, युकावा के द्वारा। तो कई बार आपसे सवाल में पूछा जाता है कि मेसोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था। आगे चलते इसमें अगला सवाल है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो रासायनिक प्रकृति की अगर बात करें किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है वो निर्भर करता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति की अगर बात करें तो वह जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे हमने बोला था कि अगर बात करें 2, 8 और 1 यानी सोडियम की, तो यहाँ पे अगर कहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम बता सकते हैं उसके रासायनिक प्रकृति के बारे में हम बता सकते हैं कि वह एलिमेंट कौन सा है और किस तरह का होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण किन पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण अगर निर्भर करते हैं तो इसका सबसे सटीक जो बता सकता है वो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बता सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या जैसे अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम की अगर बात करें अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पे 11 लिया है और यहाँ पे अगर जो भी लेंगे 22, 23 समथिंग जो भी यहाँ पे एटॉमिक भार होता है यानी परमाणु भार होता है जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नीचे जो है इसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो यही परमाणु संख्या जो है वो इसके रासायनिक गुण को बताता है, रासायनिक गुण को जो है वो बताता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परमाणु संख्या। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से परमाणु संख्या होगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रासायनिक प्रकृति की अगर बात करें तो ये जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन बताता है, जबकि अगर बात करें रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं तो ये परमाणु संख्या पर करता है। अगला सवाल है कि न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा किया गया था?
तो न्यूट्रिनो की खोज अगर बात करें तो न्यूट्रिनो कण की खोज की अगर बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पाउली के द्वारा। पाउली के द्वारा जो है वो न्यूट्रिनो की खोज की थी। जबकि एंडरसन ने, हमने पहले बात किया था कि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, उसकी खोज जो वो एंडरसन के द्वारा किया गया। युकावा ये मेसोन कण की खोज करता है। अगला सवाल भी यही है कि मेसोन की खोजकर्ता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी युकावा के द्वारा। वहीं अगर बात करें गोल्डस्टीन के बारे में तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो यह जो वो प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद जेम्स चैडविक की अगर बात करें तो यह न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें तो चैडविक के द्वारा किया गया। जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन कण की खोज की है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि आखिर में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होना चाहिए, तभी तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है। अब हमको यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आप देख सकते हैं 2, 8, 10 और 8, 18। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एटॉमिक नंबर ही 18 है। अब यहाँ से बाकी 3 बचा, इसमें 17 तो हैं लेकिन अरेंज गलत तरीके से कुछ है। तो इसका सही अरेंज सबसे पहले हमने बोला कि सबसे पहले आप 2 लिखें, उसके बाद फिर मान लेते हैं 8 लिखें। अब यहाँ पे अगला फिर 8 आता है, लेकिन 2, 8, 10, 10 और 8, 18। लेकिन मेरे पास है यहाँ पे कितना, 17 ही है। तो यहाँ पे अगला जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि मेरे पास 7 ही बचा हुआ है। तो अगला जो होगा वो 7 होगा। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कौन होगा, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होगा। इसमें से इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप क्लोरीन को जो वो सही तरीके से लिख सकते हैं 2, 8, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो परमाणु में सबसे पहले नाभिक के बारे में खोज जो किया था, नाभिक के बारे में जो बताया था, ये सबसे पहले किसने बताया, तो ये जो वो रदरफोर्ड के द्वारा ही बताया गया था। अल्फा कणों के प्रयोग करके, अल्फा कण की बौछार करके ही सबसे पहले इन्होंने नाभिक के बारे में कंसेप्ट दिया था और इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इसके चारों ओर और ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। तो ये सभी जिसको हम उदासीन भी कहते हैं, इसे हम उदासीन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो एन से क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, और एन से न्यूट्रल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। इस तरह से सभी प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। आज का अंतिम सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके बीच लाते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।